एक शहर, एक पुराना विला और 3 दोस्त, जिनके साथ हुआ कुछ ऐसा जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। ये कहानी 3 दोस्तों की है, आरव, समीर और रूहान। तीनों बचपन के दोस्त जो छोटे गांव की गलियों में पले बड़े थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद काम की खोज में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़े शहर, जिसका नाम सूर्यनगर मान लेते हैं, आ गए। तीनों का सपना था कि वो शहर में अपना एक मुकाम बनाए, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर शुरुआत कहाँ से और किस तरह की जाए। अपने माता पिता की जोड़ी हुई जमा पूंजी में से कुछ पैसे लेकर वो यहाँ आ गए थे, जिससे कि वो शहर में कुछ दिन अपना गुजारा कर पाए और रहने की जगह और जॉब ढूंढ सकें। आरव और समीर ने अपनी ग्रेजुएशन अपने ही गांव के एक छोटे से कॉलेज से कंप्लीट की थी। उन्होंने बाहरी दुनिया नहीं देखी थी और ना ही उन्हें इस बात का कोई भी इल्म था कि जिस राह पर वो चल पड़े हैं उसमें सफलता पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहीं रूहान, जो अपने पिता के छोटे से कारोबार में हाथ बटाता था, उसको काम का तजुर्बा था। उसने अपने पिता को घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते देखा था, इसलिए वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ था कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहले दिन शहर में वो तीनों सुबह से शाम तक भटकते रहे। उन्होंने सोचा शायद शहर आते ही कोई चमत्कार होगा, पर ना तो उन्हें नौकरी मिली और ना ही रहने का कोई ठिकाना। शाम होते होते वो खाने के लिए एक ढाबे पे पहुंचे। पास ही एक ठेका भी था। अब मैं आपको बता दूं कि रूहान शराब का सेवन नहीं करता था, वहीं आरव और समीर ओकेजनली ड्रिंक ले लेते थे। तो उन दोनों ने वहाँ से शराब खरीदी और ड्रिंक करने के बाद ढाबे से निकल गए। कुछ दूर चलते ही वो एक बिल्डिंग के पास पहुँचे और पीछे के गेट के पास अपनी थकान दूर करने के लिए बैठ गए। अभी वो थोड़ी देर बैठे ही थे कि इतने में उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आई। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? वो एकदम से घबरा गए और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। गार्ड के पूछे जाने पर उन्होंने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। गार्ड को उनकी आप बीती सुनकर और उनकी हालत देखकर उन पर तरस आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो भी इन्हीं बच्चों की तरह काम की तलाश में भटक रहा था। तब एक भले आदमी ने उसकी मदद कर उसे ये गार्ड की नौकरी दिलवाई थी। रूहान समझदार था। उसने गार्ड से पूछा कि रहने का कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? गार्ड ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो पास ही के विला नंबर 17 में साफ सफाई का काम किया करता था। उसने कहा, मेरे साहब अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं कुछ पैसे लेके रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये सुनते ही तीनों दोस्त खुश हो गए और रात में वहीं रुकने के लिए मान गए। सुबह गार्ड के साथ वो तीनों दोस्त विला पहुँचे और विला की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। विला का केयरटेकर उन्हें गेस्ट रूम में ले गया और उन्होंने वहीं अपना डेरा बसा लिया। केयरटेकर रात को विला के अंदर ही सोता था और गेस्ट रूम थोड़ा बाहर की तरफ था। तीनों एक एक करके नहा धोकर तैयार हुए और काम की तलाश में फिर से निकल पड़े। दिन भर भटकते रहे, लेकिन आज भी फिर से काम नहीं मिला। केयरटेकर उनके लिए खाना रखाता था, जो उनके लिए राहत थी। विला में उनकी पहली रात थी। देर रात आरव की नींद अचानक खुल गई। वो खुद को विला के तहखाने में पाता है, जहाँ पुराना सामान रखा हुआ था। हर जगह मकड़ी के जाले और अंधेरा था। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ आया तो आया कैसे। वो डर गया और अपने दोस्तों को पुकारने लगा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहाँ बहुत शांति थी और अचानक से उसे एक औरत की रोती सुबकती आवाज़ सुनाई दी। आरव ने ज़ोर से पूछा, कहाँ हो? कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? पीछे अंधेरे में से कोने से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही आरव मुड़ा, उसके पैर किसी चीज़ से टकराए और एकदम से वो लड़खड़ा के गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है। अगले पल आरव अपने बिस्तर में था, पसीने से भीगा हुआ। उसे लगा जैसे ये सब सच में हुआ था। उसने हड़बड़ी में अपने दोस्तों को जगाया और बोला, समीर, रूहान, इस घर में एक लड़की है और वो रो रही है।
उसने मुझे बुलाया। समीर और रूहान हंसकर बोले तुमने कोई सपना देखा होगा। इस विला में हमारे अलावा और केयर टेकर के अलावा कोई नहीं है। चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। सुबह जब वो नहा धोकर विला से बाहर निकलने वाले थे तभी उनकी डोरबेल बजी। रूहान बाहर देखने आया तो कोई नहीं था, जबकि उसने बिल्कुल समय नहीं लगाया था। उसने गली पर दोनों तरफ देखा पर सब तरफ सन्नाटा था और ना ही कोई बंदा ना बंदे की जात। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर गई और वहाँ एक चिट्ठी पड़ी थी जिस पे लिखा था, इस पते पर जाओ, तुम्हें काम मिल जाएगा। वो चिट्ठी लेकर रूहान अंदर गया और बाकी दोनों को चिट्ठी दिखाई। तीनों दोस्तों ने सोचा कि गार्ड ने मदद भेजी होगी। चिट्ठी पे लिखे हुए पते पर तीनों चले गए और वहाँ एक बड़ी कंपनी पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाई और उसने वो चिट्ठी अंदर ऑफिस में भेज दी। वहाँ के एचआर मैनेजर ने जब चिट्ठी देखी तो उसमें उस कंपनी के सीईओ का रिकमेंडेशन लेटर था और उनके साइन भी थे। उसने तीनों को अंदर बुलवाया और पूछा, क्या आप हमारे सीईओ को जानते हो? आरव ने तुरंत बिना सोचे समझे जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके मालिक का दोस्त हूँ। कंपनी के सीईओ कुछ दिन के लिए विदेश गए हुए थे, इसलिए मैनेजर ने उनको बोला कि तुम्हें मैं ऑफिस दिखा देता हूँ। लेकिन जब मैनेजर तीनों को ऑफिस दिखाने ले गया, आरव अचानक से एक दूसरे रास्ते से उनके बॉस के चेम्बर के सामने पहुँच गया और दरवाजे का पासवर्ड डालकर अंदर घुस गया। इससे पहले कि सबका ध्यान उस पर जाता, वो ऑफिस में रखे कंप्यूटर पे कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर ने ध्यान दिया कि उनमें से आरव वहाँ नहीं था तो उसने बाकी दोनों दोस्तों से पूछा, पर उन्हें भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। कुछ ही देर में बॉस का फोन आया। मेरे कंप्यूटर को किसी ने यूज किया था क्या? बॉस गुस्से में बोला, जल्दी जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैनेजर ने जब चेम्बर का दरवाजा खोला तो सब हैरान रह गए। आरव उसी ऑफिस में सीईओ की चेयर पर बेहोश मिला। सब हैरान इसलिए थे क्योंकि उस ऑफिस का पासवर्ड सिर्फ उनके सीईओ को पता था और वो ऑफिस बंद रहता था। उस पर पानी की छींटें मार के उसे उठाया गया और उसे धीरे धीरे होश आया। उससे जब पूछा गया कि तुम यहाँ कैसे आए तो उसने बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो एक लड़की के पीछे पीछे यहाँ आया था और जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुँचा उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैनेजर ने इसको एक मनगढ़ंत कहानी समझा और उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए बोला। साथ ही साथ उसने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने की भी धमकी दी। वो जैसे तैसे वहाँ से निकले और वापस विला पहुँचे जहाँ केयर टेकर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। केयर टेकर ने उन्हें बोला कि तुम लोग क्या ऑसगार्ड के ऑफिस गए थे? आरव ने हैरान होकर बोला, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? केयर टेकर बोला, वो ऑफिस इस विला के मालिक का ही है और उनका मुझे आज कॉल आया। उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई आया था क्या? मैंने उन्हें झूठ बोलकर मना तो कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आया था, लेकिन अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि अब ये बात मेरी नौकरी पे आ गई है और मालिक को पता लगा कि मैंने झूठ बोला है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तीनों ने उससे मिन्नतें की और बोला कि अब रात होने में थोड़ा ही समय है तो उनको बस आज रात रुकने दें और वो सुबह सुबह वहाँ से चले जाएंगे। केयर टेकर ये सब देखते हुए मान गया और रात को रुकने की उन्हें इजाज़त दे दी। केयर टेकर ने उनके लिए खाना बनाया और तीनों खाकर सोने चले गए। अब रात को 1:25 पे रूहान पानी पीने के लिए उठता है और देखता है कि आरव पास ही बैठा हुआ है और कुछ गुनगुना रहा है। रूहान उसे हाथ लगाकर बोलता है, तू क्या कर रहा है? सोता क्यों नहीं? आरव कुछ जवाब नहीं देता। रूहान उसके पास जाके सुनने की कोशिश करता है। आरव बोल रहा था, वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। और यही बात बार बार रिपीट किए जा रहा था। रूहान को थोड़ा डर लगा तो उसने समीर को हाथ मारकर उठाया और बोला, उठ समीर, जल्दी उठ, देख आरव को क्या हो रहा है। समीर एकदम से उठा और बोला, क्या हुआ, क्यों उठा रहा है? उसने भी फिर फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी। देखा तो आरव फुसफुसा रहा था। उसने आरव का हाथ पकड़ा, ये सोच के कि वो नींद में बड़बड़ा रहा है। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि आरव की आंखें अभी भी खुली थी। जैसे ही समीर ने आरव का हाथ पकड़ा, आरव एकदम से उसकी तरफ मुड़ा और समीर का गला जोर से दबा दिया
और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। रूहान ने उसे छुड़वाने की कोशिश की, पर आरव ने दूसरे हाथ से उसका भी गला पकड़ लिया। समीर को अब सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और वो जोर जोर से आरव के हाथ पर मारकर उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा दिया और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़वा पाए। दोनों हंसते हुए कमरे के कोने में जाके छिप गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उन्हें लगा कि वो आज नहीं बच पाएंगे और पिछले दिनों की सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी कि कैसे आरव रात को उठा था और कैसे उसने एक लड़की की आवाज़ आने की बात की थी। सीईओ के ऑफिस में भी वो बेहोश पड़ा था। उन्हें यकीन हो गया था कि आरव पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। आरव अभी भी चिल्ला रहा था और वही बोले जा रहा था। इतने में केयर टेकर अंदर आता है और चिल्ला के पूछता है, क्यों शोर मचा रहे हो तुम सब इतनी रात को? चुपचाप सो नहीं सकते? आरव एकदम से उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें इतनी लाल थी कि लग रहा था जैसे उसमें खून बह रहा है। केयर टेकर डर गया और 2 कदम पीछे हुआ। इतने में ही आरव उठा और उसकी तरफ भागा। रूहान और समीर एक साथ बोले, भागो, निकलो यहाँ से, ये मार देगा हम सबको। केयर टेकर गार्डन की तरफ भागा और जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया। आरव उसका पीछा करते हुए गार्डन में आया, पर एक कोने में जाके बैठकर ज़मीन में कुछ करने लगा। समीर और रूहान कमरे में से उसे देख रहे थे। डरे से सहमे वो केयर टेकर की तरफ बढ़ते हैं और केयर टेकर के पास जाकर बोलते हैं, इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये हमें जान से मार डालेगा। जल्दी से तुम बाहर गेट की चाबी ले आओ ताकि हम सब यहाँ से भाग सके। केयर टेकर डरा हुआ था और उसने उनकी बात सुनी, पर अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तीनों आरव को देख रहे थे। अब आरव अपने दोनों हाथों से ही गार्डन की ज़मीन खोद रहा था और देखते ही देखते वहाँ एक छोटा गड्ढा बना दिया था। इतने में ही उसने उस गड्ढे में हाथ डाला और एक हड्डी की खोपड़ी निकालकर बाहर फेंकी। जैसे ही उसने ये किया, वो वहीं बेहोश हो गया। 2 मिनट बाद सब में हिम्मत हुई और वो आरव के पास बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसकी ये हालत देख के उसे वहाँ छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। केयर टेकर ने उसको छूने से भी मना कर दिया तो समीर और रूहान ने बोला कि तू थोड़ा पानी और पट्टी ले आ, और वो दोनों उसे जैसे तैसे उठाकर अंदर ले आए और बेड पर लिटा दिया। उन्होंने आरव के हाथ साफ करके उसे पट्टी बांधी ताकि खून रुक जाए। इतने में ही लगभग सुबह हो गई थी और अचानक से फिर से विला की डोरबेल बजती है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और केयर टेकर बोलता है कि तुम इसको देखो, मैं बाहर जाकर गेट पर देखता हूँ। केयर टेकर ने जैसे ही गेट खोला, वहाँ पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने उसको सर्च वारंट हाथ में थमा दिया और 5 कांस्टेबल्स लेकर के अंदर घुस गया। अंदर आते ही उन सब की नज़र गार्डन में खोपड़ी पर पड़ी। उसने अपने कांस्टेबल्स को केयर टेकर को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया। केयर टेकर बोले जा रहा था, सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो भला? वो तीनों ने किया है जो अंदर है। इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स के साथ अंदर जाता है तो देखता है कि एक लड़का बेड पे पड़ा था और बाकी 2 उसके पास बैठे हुए थे। वो तीनों को अरेस्ट कर लेता है। 2 महीने बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो पता चलता है कि जो खोपड़ी उस गार्डन से निकली थी वो एक लड़की की थी जो उसी कंपनी में काम करती थी जहां आरव, रूहान और समीर जॉब के लिए गए थे। लड़की जिसका नाम तनु था पिछले 8 महीने से मिसिंग थी। जिस दिन तीनों दोस्त ऑफिस में जॉब के लिए गए थे और आरव सीईओ के चेंबर में बेहोश मिला था, उसी दिन सीईओ के कंप्यूटर से उसकी और तनु की पर्सनल फोटोज़ और वीडियोज़ अपलोड हुई थी, जिससे पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। रात को पुलिस ने सीईओ को अरेस्ट कर लिया था और उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ पर सर्च किया था। जब यहाँ से एक लड़की का स्केलेटन मिला तो सीईओ ने कन्फेस किया कि वो शादीशुदा था और तनु के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जब तनु ने उससे शादी करने के लिए बोला और उसकी बीवी को बताने की धमकी दी तो वो डर गया था। उसने तनु को ब्लैकमेल करके चुप रखने के लिए उसकी वीडियोस बनाई थी, पर जब तनु उससे नहीं डरी तो वो उसको विला पे ले गया और वहाँ चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया और लाश को गार्डन में दफना दिया। केयर टेकर का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया क्योंकि उस टाइम वो छुट्टी पे था। जब आरव और उसके दोस्त विला में पहली रात आए थे
तो नशे में रात को आरव ने गार्डन में उसी जगह पर पेशाब कर दिया था जहां तनु की लाश दफन की गई थी। जब आरव ने ये बात बाकी दोनों दोस्तों को बताई तो उनको यकीन हो गया कि वहीं से साया आरव के अंदर आया। और तभी आरव को उस रात नींद में तहखाने में लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी और ऑफिस में भी वही लड़की दिखी जो आरव को सीईओ के ऑफिस में ले गई। वहाँ आरव पोसेस्ड हो चुका था। जेल में भी आरव के साथ छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते थे, पर वो किसी को इस बारे में बताते तो उन्हें पता था कि उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जेल से रिहा हो जाने के बाद आरव ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और घर में ही रहता था। वो ना ही घर में किसी से ज़्यादा बात किया करता था और ना ही बाहर किसी से मिलना जुलना पसंद करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 2 महीने बाद समीर और रूहान को पता चलता है कि आरव ने अपने घर की छत से कूदकर सुसाइड कर ली है।